सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 67, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will revise chapter number 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution part 2. And in this worksheet we'll revise question of 3 or 5 marks. So now let's start and understand with me. So the first question is, what were socialist ideas? यानी socialist ideas क्या होते थे? Socialism is opposed to private ownership of property. Socialism देखिए हमेशा से ही private ownership of property को oppose करता आया है. According to this, the system of private ownership of property is the root of all problems. यानी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप वाला सिस्टम ही सभी समस्याओं की जड़ है. इट प्रपोजेज द आइडिया दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. यानी जो भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर आने चाहिए. इट एनकरेजेस कॉपरेशन अमंग वर्कर्स. यानी ये वर्कर्स की यूनिटी, उनके बीच में कॉपरेशन को और ज़्यादा एनकरेज करता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन two different groups in the First World War. During the First World War, the world was divided into two camps. जैसे हमने जाना कि वर्ल्ड वार के दौरान पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप्स में, दो कैंप्स में बट गया था. द अलाइड नेशन एंड द एक्सिस नेशन. एक अलाइड नेशन कहलाया और एक एक्सिस नेशन कहलाया. एक्सिस nations were also led by the countries like Austria, Hungary and Italy besides Germany. Allied nations were England, Japan, United States of America, Russia and France. Question number 3 is, who were the liberals? What did liberals think about private property? यानी liberals कौन थे और उनका private property के बारे में क्या विचार थे उनके? People of liberal ideology were those who wanted religious equality and the rights of citizens in the country. यानी जो liberal ideology के लोग थे वो देश में रिलीजियस इक्वालिटी और राइट्स ऑफ सिटीजन्स चाहते थे. ही वॉज इन फेवर ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन. और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी चाहते थे, जैसे उनको चुना जाता ना. हमारे यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन वाली ही डेमोक्रेसी होती है, आजकल सब जगह यही होती है कि उनको इलेक्ट करते हैं और वो फिर हमारे लिए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे लिए वो काम करते हैं. तो लिबरल्स वर इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो लिबरल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, हु वर द मीर इन रशियन सोसाइटी? द मीर इन रशियन हिस्ट्री इज़ अ सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी ऑफ पेजेंट्स फैमिलीज. तो देखिए वो पेजेंट फैमिली के लोग होते थे जो जिन्हें मीर कहते थे, और वो सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी थी, यानी वो अपना शासन खुद चलाते थे. दे इलेक्टेड देयर ऑफिशियल्स, वो अपने अधिकारियों को खुद चुनते थे. एंड कंट्रोल लोकल फॉरेस्ट, फिशरीज, हंटिंग ग्राउंड्स एंड वैकेंट लैंड्स. यहाँ तक कि जो जंगल हैं या जहाँ पर फिशरीज होती हैं, फिश पाली जाती हैं, हंटिंग ग्राउंड्स हैं और वैकेंट खाली जगहों पर उनका नियंत्रण उन्होंने खुद से स्थापित किया. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे related with Russian Revolution. What was its impact on Russia? ये बहुत ही important question है. During the turbulent times when change was demanded. देखिए जब जो है अशांति का समय चल रहा था रशिया में, तब परिवर्तन की मांग की गई. A procession of workers arrived at the winter place in Tsar. तो देखिए जार के विंटर प्लेस पर वर्कर्स का एक जुलूस आ पहुंचा. द प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस. और इस जुलूस पर पुलिस ने अटैक कर दिया. मोर देन 100 वर्कर्स वर किल्ड. 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और इट इज़ नोन एज ब्लडी संडे, और इसी को ही ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. अंडर द प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट ड्यूमा. और इसी प्रेशर में जार ने एक ड्यूमा बनाने के लिए अलाउ कर दिया जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट होती थी. क्वेश्चन नंबर 6 इज, What were the views of Karl Marx about socialism? यानी कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म के बारे में क्या विचार थे?
कार्ल मार्क्स थॉट दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, यानी जो औद्योगिक समाज था वो पूंजीवादी समाज था उनके विचार से। मार्क्स बिलीव दैट एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स आर टेकन एडवांटेज ऑफ, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। उनका ये मानना था कि जब तक जो भी ये अर्निंग प्रॉफिट की हो रही है और वो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही ले रहे हैं, तब तक जो वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। देयरफॉर वर्कर्स मस्ट ओवरथ्रो द रूल ऑफ कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसलिए वर्कर्स को ये कैपिटलिस्ट और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रूल है, जो शासन है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। Marx believed that the liberation from the exploitation of capitalists, the workers would have to build a society in which the society would control all the properties। और मार्क्स का ये भी मानना था कि जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति लोग हैं, इनके शोषण से जो वर्कर्स हैं इनको बाहर निकालना चाहिए और उन्हें एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें समाज सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 इज लिबरल्स वर नॉट रिपब्लिकन्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। जो उदारवादी लोग हैं वो रिपब्लिकन यानी गणतंत्रवादी नहीं है, इसको आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, लिबरल्स वांटेड टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस एंड सिविल राइट्स इन द कंट्री। जो लिबरल्स थे वो पूरी कंट्री में रिलीजियस इक्वालिटी और सिविल राइट्स तो लाना चाहते थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, और वो जो है प्रतिनिधित्व आधारित एक निर्वाचित गवर्नमेंट को भी चाहते थे, उसके भी फेवर में थे। बट दे वर नॉट फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द रोल ऑफ वीमेन। लेकिन वो सभी को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे और ना ही वो महिलाओं को वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे। वो They believed that only people with the assets should get the right to vote, और जिनके पास संपत्ति है केवल उन्हीं को ही वोट दिया जाए, वो ऐसा सोचते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिबरल्स वर नॉट रिपब्लिकन्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ऑफ स्टालिन, इलैबोरेट। तो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था? इन रशिया कम्युनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय स्टालिन। यहाँ पर आप इसको कलेक्टिवाइजेशन कीजिएगा। इन रशिया द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय स्टालिन, यानी स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इन 1929 एन ऑर्डर वाज इशूड टू ऑल फार्मर्स टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स, दैट इज कोल खोज। तो देखिए, 1929 में एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें सभी फार्मर्स को एक कलेक्टिव फार्म यानी कलेक्टिव सामूहिक खेती करने के लिए बोला गया। मोस्ट ऑफ द लैंड एंड इक्विपमेंट वर हैंडेड ओवर टू द कलेक्टेड फार्म्स, और ज़्यादातर भूमि और जो भी सामग्री थी उसको यूज़ करने के लिए सब की सब कलेक्टेड फार्म्स को दी गई। ऑल द फार्मर्स वर्क ऑन कलेक्टेड फार्म्स, सभी किसानों को, सभी फार्मर्स को कलेक्टेड फार्म्स पे ही काम करना था। द प्रॉफिट ऑफ कोल खोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स, और जो भी इससे मुनाफा होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, वो सभी फार्मर में इक्वली बांट दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु वर बोल्शेविक्स एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम मेंशेविक्स, यानी बोल्शेविक्स कौन थे और वो मेंशेविक्स से किस तरह डिफरेंट थे। डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो देखिए, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द मेंशेविक्स। तो जो माइनॉरिटी सेक्शन था कंट्री में, रशिया में, उनको हमने मेंशेविक कहा। मेंशेविक सोसाइटी हु टॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, जो कि जिनका ये मानना था, जिन्होंने सिखाया कि पार्टी सभी के लिए ओपन रहनी चाहिए। ही डिड नॉट बिलीव इन रेवोल्यूशन, ही की जगह यहाँ पर आप लगाएंगे दे did not believe in revolution but wanted to bring the change through democratic means। वो रेवोल्यूशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक तरीके से चेंज लाया जाए। द बोल्शेविक्स वर द मेजॉरिटी ग्रुप लेड बाय व्लादिमीर लेनिन। तो जो बोल्शेविक था वो मेजॉरिटी ग्रुप था जिनका नेता व्लादिमीर लेनिन थे। द बोल्शेविक्स रिप्रेजेंटेड द मेजॉरिटी ऑफ सोशलिस्ट हु वांटेड रेवोल्यूशन, और जो बोल्शेविक्स थे वो सोशलिस्ट की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते थे जो कि रेवोल्यूशन चाहते थे। दे वर द ग्रुप दैट ऑर्गेनाइज्ड इन रशियन रेवोल्यूशन, और ये वही ग्रुप था जिसने रशियन रेवोल्यूशन
को संगठित किया यानी उसको किया। क्वेश्चन नंबर 10 इज What were the reasons of Tsar regime not becoming popular with the common people? तो ऐसा क्या रीजंस थे कि जो जार का शासन था वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं था? तो देखिए देयर आर सो मैनी रीजंस, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की यानी निरंकुशवादी शासन होना, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल ना होना, फुल डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल एंड करप्शन। तो देखिए लोगों के प्रति जो है असम्मानजनक व्यवहार करना, उसका करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसके प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें करप्शन थी, जिससे वो आम लोगों से बहुत दूर होता गया। जार निकोलस सैकिंग रशिया इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो जार निकोलस था उसने रशिया को वर्ल्ड वार फर्स्ट में धकेला, यानी वो ज़बरदस्ती उसमें जाके बीच में घुसा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन रशिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई। डिससेटिस्फाइड आर्मी थी, आर्मी क्योंकि अनट्रेंड थी तो इससे उनको बहुत नुकसान हुआ, इसलिए वो डिससेटिस्फाइड थी। सिवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एंड ड्यूमास डिसमिसल, और ड्यूमा को कई बार डिसमिस किया गया। तो दीज वर द रीजंस ऑफ द जार रेजाइम नॉट बिकमिंग पॉपुलर विद द कॉमन पीपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट वाज द लेनिन्स अप्रैल थीसिस एक्सप्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर लेनिन रिटर्न फ्रॉम हिज एग्जाइल इन रशिया। तो देखिए रशिया से बाहर रहने के बाद लेनिन जो कि बोल्शेविक लीडर थे वो अप्रैल 1917 में वापस रशिया आए। ही प्रेजेंटेड 3 डिमांड्स नोन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस। उन्होंने आके 3 डिमांड्स रखी जिसको लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। दीज वर वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मस्ट बी एंडेड, यानी वॉर खत्म होना चाहिए। द लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द फार्मर्स, जो भी लैंड है, जो ज़मीन है वो किसानों को दे दी जानी चाहिए। एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 फॉर्म द बेसिस ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो रशियन रेवोल्यूशन 1905 में हुई थी उसने अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 का बेस तैयार किया था। कैसे, इसको आपको बताना है। ब्लडी संडे वॉज एन इवेंट दैट गेव इम्पेटस टू द 1905 रेवोल्यूशन इन रशिया। तो देखिए ब्लडी संडे ही था जिसने 1905 के रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, यानी उसके लिए बेस तैयार किया। दैट इज ओनली आफ्टर दैट 1905 रेवोल्यूशन टुक प्लेस, और इसी तरह से जो 1905 का रेवोल्यूशन था वो हुआ। बट देयर आफ्टर द गवर्नमेंट ड्रैग्ड and disputed with the Duma formed after the failed revolution of 1905। और देखिए क्योंकि ये जो 1905 का रेवोल्यूशन था ये फेल हो गया था, और इसके बाद से ही गवर्नमेंट और जो ड्यूमा थी उसके बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। दिस वीकेंड बोथ द ड्यूमा एंड द गवर्नमेंट, और इसने ड्यूमा और गवर्नमेंट को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। रशिया जॉइंड वर्ल्ड वार फर्स्ट ड्यूरिंग द फोर्थ ड्यूमा इन 1912, और 1912 में फोर्थ ड्यूमा के दौरान जो रशिया ने वर्ल्ड वार फर्स्ट को ज्वाइन किया। वेयर द फेलियर ऑफ रशिया ग्रेजुअली रिड्यूस देयर कंट्रोल ओवर द आर्मी, और जैसे जैसे वो हारने लगा, रशिया धीरे धीरे हारने लगा और अपना वो आर्मी पर से कंट्रोल भी खोने लग गया। ग्रेजुअली द एंगर एंड रिसेंटमेंट ऑफ पीपल ऑफ जार वाज इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे जार के प्रति लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। इन मार्च 1917 द पीपल ऑफ पेट्रोग्राड वैन अनचेक्ड एंड लूटेड ऑन विच द आर्मी रिफ्यूज टू शूट इन सच एन एनवायरनमेंट। तो देखिए क्या हुआ कि मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में क्योंकि भूखमरी मच गई थी तो लोगों ने वहाँ पर लूट मार शुरू कर दी, और आर्मी ने भी उन पर गोली चलाने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। इन सच एन एनवायरनमेंट द सोल्जर ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑक्यूपाइड द पावर, और इस सारे किस्से में जो वर्कर्स पार्टी थी उसने क्या कर लिया, वो पावर को कैप्चर कर लिया, सत्ता पे कब्जा कर लिया। Thus it is absolutely true that the Russian Revolution of 1905 led the basis of October Revolution of 1917. Now the question number 13,
Which social and economic changes occurred in Europe during the 19th century? What was the contribution of industrial development in them? तो आपको बताना है कि 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सोशल और इकोनॉमिक चेंज हुए. द 19th सेंचुरी सॉ लार्ज अमाउंट ऑफ सोशल चेंज इन यूरोप. जो 19th सेंचुरी थी उसने बहुत बड़े अमाउंट में सोशल चेंज देखे यूरोप में. क्या था? स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड. दास प्रथा को खत्म कर दिया गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड. औद्योगिक क्रांति हुई. विच रिजल्टेड इन लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रेवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, उसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ. अ न्यू क्लास ऑफ वर्किंग क्लास वाज बॉर्न. और एक नई क्लास, वर्किंग क्लास का जन्म हुआ. द कंडीशन ऑफ द लेबरर्स वाज वेरी पैथेटिक. उनकी जो कंडीशन थी मजदूरों की बहुत ज़्यादा दयनीय थी. एंड दे वर मेड टू वर्क लॉन्ग आवर्स एट लो वेजेस. और उन्हें कम आमदनी पर बहुत ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था. क्वेश्चन नंबर 14. डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रशियन रेवोल्यूशन. तो रशियन रेवोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे उनके बारे में लिखना है. मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, तो आप इतना तो ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर नहीं है. मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इन रशिया वर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. तो देखिए रशिया में ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की, पूंजीपतियों की निजी संपत्ति थी. द वर्किंग कंडीशन वॉज बैड और इंडस्ट्रियल वर्कर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड. तो जो उनकी कंडीशन थी ना, वर्किंग कंडीशन जो वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे. लाइक इंडस्ट्रियल वर्कर्स द कंडीशन ऑफ फार्मर्स वॉज ऑल्सो पैथेटिक. जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो हालत ऐसी थी, इसी तरह से जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन भी बहुत पैथेटिक थी, दयनीय थी. ज़ार निकोलस पेड वेरी लिटिल अटेंशन टू द पब्लिक. जो ज़ार निकोलस वो जनता पर बहुत ही कम अटेंशन देता था. ज़ार निकोलस सेकंड पुश्ड रशिया इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और ज़ार निकोलस सेकंड ने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया. द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्ल मार्क्स आइडियाज़ एंड द वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फॉर्म द बेसिस फॉर द रशियन रेवोल्यूशन. और कार्ल मार्क्स की जो विचार थे और वर्कर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने संगठन बनाए, ये सब ने रशियन रेवोल्यूशन के लिए बेस तैयार किया. यानी दीज आर द फैक्टर्स which are responsible for the Russian Revolution. Now we'll move on the question number 15. What are the global effects of the Russian Revolution? तो Russian Revolution के global यानी दुनिया पर क्या इफेक्ट हुए? The possibility of establishing a state by the working people raised a new hope among the people of the world. तो देखिए कि जिस तरह से रशिया में वर्किंग पीपल के द्वारा एक स्टेट एस्टेब्लिश किया गया, यानी एक गवर्नमेंट फॉर्म की गई, तो इसने दुनिया के दूसरे लोगों के लिए एक उम्मीद जगा दी. कम्युनिस्ट पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मैनी कंट्रीज. बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई. इन 1924 अ कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया टू. और इंडिया में भी 1924 में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई. सोशलिज्म गेन पॉपुलैरिटी ग्लोबली. और धीरे धीरे पूरी दुनिया में सोशलिज्म को पॉपुलैरिटी मिलती चली गई. सम पीपल स्टडीड एट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट सोवियत यूनियन. तो बहुत सारे लोगों ने तो जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी वर्कर्स ऑफ द ईस्ट सोवियत यूनियन की, वहाँ पर स्टडी भी की. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट वाज द लेनिन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रशियन रेवोल्यूशन. यानी लेनिन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था रशियन रेवोल्यूशन में. लेनिन वाज सोशलिस्ट एंड लीडर ऑफ द रशियन बोल्शेविक पार्टी. जो लेनिन था वो एक समाजवादी था और रशियन बोल्शेविक पार्टी का लीडर भी था. इन अप्रैल 1917 ही रिटर्न टू रशिया आफ्टर हिज एग्जाइल. और अप्रैल 1917 में वो अपने एग्जाइल से वापस रशिया लौट कर आया क्योंकि वो उसको निकाल दिया गया था रशिया से. ही बिलीव्ड दैट सोवियट्स शुड टेक पावर इनटू देयर ओन हैंड्स. और उनका ये मानना था कि जो सोवियत थी उनको उसको अपने हाथ में पावर को यानी कि गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए. ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन कन्विंस्ड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू सीज पावर. और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को कन्विंस कर लिया पावर पर कब्जा करने के लिए, कैप्चर करने के लिए.
द रिबेलियन स्टार्टेड ऑन 24 अक्टूबर, विद्रोह जो है वो 24 अक्टूबर को शुरू हुआ। आफ्टर विच द विंटर पैलेस वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड। देखिए विद्रोह शुरू हुआ 24 अक्टूबर को और उसके बाद जो ज़ार का विंटर पैलेस था उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। फिर है द Bolsheviks finally captured the Moscow Petrograd region in December through this revolution। और Bolsheviks ने दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड रीजन पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो this was the Lenin's contribution to the Russian Revolution। Question number 17, How did the Russian Revolution affect Russian society? यानी रशियन सोसाइटी पर रशियन रेवोल्यूशन ने क्या इफेक्ट डाला। Why did the situation of civil war in the country become after the revolution? और रेवोल्यूशन के बाद कंट्री में सिविल वॉर की सिचुएशन क्यों हो गई? तो क्यों हो गई? वेस्टर्न कंट्रीज वर फ्राइटेंड by the success of Russian Revolution and popularity of the Bolshevik government। जो पश्चिमी देश थे, बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो बोल्शेविक गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी और रशियन रेवोल्यूशन से बहुत डर गए थे। ड्यू टू हिज सेपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज ओल्ड अलाइड पावर्स टर्न अगेंस्ट हिम। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से वापस उसको बीच में ही छोड़ देने से जो उसके अलाइड पावर के जो उसके फ्रेंड्स थे, कंट्रीज थी, वो उससे अब उसके अगेंस्ट हो गए। Non-Bolsheviks, socialists, liberals and supporters of monarchy in Russia condemned the Bolshevik uprising। जो नॉन बोल्शेविक समाजवादी लोग थे, उदारवादी लोग थे और जो राजशाही को समर्थक थे, उनके समर्थक थे रशिया में, उन्होंने बोल्शेविक को कंडेम किया, यानी उसकी निंदा की जो उन्होंने विद्रोह किया था। All these leaders organized troops to fight the Bolsheviks। और ये सभी के सभी नेता बोल्शेविक से लड़ने के लिए अब टुकड़ियां बनाने लग गए, ग्रुप बनाने लग गए। द बोल्शेविक आर्मी वॉज ऑल्सो वीकेंड बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर पेजेंट्स एंड दे रिटर्न टू देयर होम्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड। और बोल्शेविक आर्मी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गई क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो किसान थे और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करने के लिए वो अपने अपने घर लौट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18, Which major changes did the Bolsheviks make immediately after the October Revolution? यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद तुरंत बाद बोल्शेविक्स ने रशिया में क्या चेंज किए? Following are several changes made by Bolsheviks after the October Revolution। यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो बोल्शेविक्स ने चेंज किए वो फॉलोइंग यानी नीचे लिखे हुए हैं। Most of the industries and banks were nationalized। उद्योगों को और बैंकों को उनको राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया गया। द लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी। भूमि को सबकी प्रॉपर्टी यानी सामाजिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। लार्ज हाउसेज इन द सिटीज़ वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली। और जो बड़े बड़े हाउसेज थे ना, उनको उनकी फैमिली के आकार के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। द यूज़ ऑफ ओल्ड अरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। यानी जो पुरानी अरिस्टोक्रेसी थी, यानी जो वो लोग कोई अपना जैसे होता है ना, कुछ किसी को इनाम मिला होता है, कुछ मिला होता है, किसी को नाम जो मिला होता है, उन सबको बैन कर दिया। टू इलस्ट्रेट द चेंज द बोल्शेविक्स इंट्रोड्यूस न्यू यूनिफॉर्म्स ऑफ द आर्मी एंड द स्टाफ। और अपने इस चेंज को दिखाने के लिए बोल्शेविक्स ने आर्मी की और स्टाफ की जो है न्यू यूनिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। Now the 19th question, compare the February Revolution and the October Revolution of 1917 in Russia। यानी रशिया में जो 1917 में दो रेवोल्यूशन हुए थे, एक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। दोनों को आपको कंपेयर करना है, डिफरेंस बताना है। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 टुक प्लेस इन 2 phases। यानी जो 1917 का रेवोल्यूशन हुआ था वो 2 parts में हुआ था, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन, फरवरी क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। While the Tsar's rule in Russia came to an end with the February Revolution, on the October Revolution led by Bolsheviks led to the establishment of the first Marxist state in the world, led by Vladimir Lenin। तो देखिए जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था उसमें क्या हुआ था, ज़ार के शासन का अंत हुआ था। लेकिन जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था वो क्या हुआ था,
दुनिया में सबसे पहला मार्क्सिस्ट स्टेट बना था जिसको कि व्लादिमीर लेनिन लेड कर रहा था, यानी वो उनका नेता था। तो दोनों में ये डिफरेंस था, उससे जार का शासन खत्म हुआ था और इससे लेनिन का शासन शुरू हुआ था। Simply put, the February Revolution was a liberal revolution while the October Revolution was a socialist revolution। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था वो एक लिबरल उदारवादी रेवोल्यूशन था और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था वो समाजवादी रेवोल्यूशन था। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वॉज अ ब्रॉड बेस्ड रेवोल्यूशन, यानी वो एक व्यापक आधार वाला रेवोल्यूशन था, यानी उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। दिस कैन नॉट बी सेड अबाउट द अक्टूबर रेवोल्यूशन, लेकिन ये अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में नहीं कहा जा सकता। Unlike Soviet propaganda, there was no broad base of support for the October Revolution। हालांकि सोवियत प्रोपोगेंडा प्रचार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो बेस था, सपोर्ट का बेस, वो इतना नहीं था। Now the last question, question number 20. What was the impact of First World War on Russia's? Elaborate। यानी रशिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा? The First World War had a bad effect on Russia। तो रशिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया द रशियन आर्मी वॉज बैडली डिफीटेड। तो देखिए, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मी बहुत बुरी तरीके से हार गई। द वार बिटवीन 1914 to 17 ऑल्सो हैड अ सेवियर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और जो 1914 से 17 तक जो वॉर चला उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट एग्रीकल्चर यानी कृषि और इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों पर पड़ा। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। मजदूरों की भारी कमी हो गई, काम करने वालों की। लार्ज सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन्स वर सेंट टू द फीड द आर्मी विच कॉज्ड अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द कॉमन पीपल। देखिए, बहुत सारा जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई होती थी वो आर्मी को खिलाने के लिए की जाती थी, जिसके कारण क्या हुआ, आम लोगों के लिए फूड की शॉर्टेज हो गई। द सोल्जर्स ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट द वॉर। नाउ द सोल्जर्स ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग द रेवोल्यूशनरीज। तो देखिए, अब सोल्जर भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे, इसलिए सोल्जर्स ने भी जो क्रांतिकारी थी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान में लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू डिफीट कोरोना वायरस, if you want to defeat coronavirus then please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।